नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपको बीए भाग तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक में थॉमस हिल ग्रीन के बारे में बताऊंगी। टी.एच. ग्रीन या थॉमस ग्रीन एक ऐसे विचारक रहे हैं, एक ऐसे आदर्शवादी रहे हैं जिनकी विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में और उसके अधिकार और राज्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है राजनीति विज्ञान में। वैसे यदि हम देखें तो आधुनिक आदर्शवादी विचारधारा दो रूपों में प्रचलित हुई है। एक रूप हम इसका जर्मन दार्शनिकों की रचनाओं में देख सकते हैं, इसे जर्मन विचारधारा कहते हैं। यूनान की पुरानी विचारधारा में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर तथा इसके साथ ही व्यक्ति द्वारा राज्य में किए जाने वाले उसके कर्तव्यों पर समान रूप से बल दिया गया था, किंतु जर्मन विचारधारा ने दूसरे तत्व पर बल देते हुए राज्य को अत्यधिक महत्व दिया तथा व्यक्ति की घोर उपेक्षा की। अतः उसके मतानुसार राज्य स्वयं में एक लक्ष्य है, व्यक्ति उस लक्ष्य को पूरा करने का साधन मात्र है। व्यक्ति को पूर्ण रूप से राज्य के अधीन होना चाहिए। राज्य सर्वशक्तिमान, निर्दोष एवं ईश्वरीय है, अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह राज्य के आदेशों का पालन करे। इस प्रकार राज्य को पूर्ण रूप से निरंकुश अधिकार प्रदान करने के कारण जर्मन आदर्शवाद को उग्र आदर्शवाद भी कहा जाता है। दूसरी तरफ ग्रीन आदि ब्रिटिश विचारकों ने जर्मन दार्शनिकों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए भी इसमें व्यक्ति के कुछ अधिकार स्वीकार किए, उन्हें राज्य के हितों की वेदी पर बलिदान नहीं किया। राज्य को मनुष्य की उन्नति का साधन माना, राज्य को व्यक्ति के लिए नहीं अपितु व्यक्ति को राज्य के लिए माना। इंग्लैंड में उदारवाद की परंपरा बड़ी सुदृढ़ थी और इसके अनुसार जनता की स्वीकृति द्वारा शासक का संसद के अधीन होना, लोकतंत्र की व्यवस्था, व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की महत्ता, विधि के अनुसार शासन, व्यक्ति के जन्मजात अधिकारों की राज्य द्वारा सुरक्षा तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप को वांछनीय समझा जाता था। ग्रीन ने इन सब बातों को स्वीकार करते हुए आदर्शवाद का विकास किया, अतः उसका आदर्शवाद जर्मन आदर्शवाद की भांति उग्र नहीं है, संयत या मध्यमार्गी आदर्शवाद हम उसे कह सकते हैं। टी.एच. ग्रीन नव हिगलवादी दार्शनिक था। उसने जर्मन आदर्शवाद के विचारों को समग्र रूप में नहीं किंतु कतिपय महत्वपूर्ण संशोधन के साथ स्वीकार किया था। कोकर की यदि हम माने तो उनके अनुसार ग्रीन ने जर्मन आदर्शवाद में आमूलचूल संशोधन कर दिया और सेबाइन ने कहा कि ग्रीन के आदर्शवाद में व्यक्तिवाद और उदारवाद का पुष्ट रूप दिखाई देता है। इनका जन्म 7 अप्रैल 1836 को यॉर्कशायर के बर्किन नामक स्थान में हुआ था और इनके पिता इंग्लैंड में चर्च थे, एक विख्यात पादरी रहे हैं। वे धार्मिक कर्मकांड में कोई विश्वास नहीं करता और बाइबिल की सच्ची शिक्षा देने वाली इंजिलवादी संप्रदाय का अनुयायी भी था। इस प्रकार की दृढ़ आस्था वाले पिता का बालक ग्रीन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। 14 वर्ष की आयु तक ग्रीन ने घर ही में विद्या अर्जन की और उसके बाद उसे रग्बी भेजा गया, जहां उसने 5 वर्ष बिताए। 1855 में ग्रीन ने ऑक्सफोर्ड के बेलियल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। यहीं पर उसने अपने जीवन का शेष सारा समय व्यतीत किया था। यूं कहा जाता है कि अपने विद्यार्थी जीवन में ग्रीन कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं थे। उन्होंने पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों के अध्ययन में विशेष दिलचस्पी नहीं ली, किंतु वे परिश्रमी अवश्य थे और अनेक विषयों के मौलिक और प्रसिद्ध ग्रंथों का व्यापक अध्ययन अवश्य करते थे।
ऑक्सफोर्ड में उनका संपर्क प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर बेंजामिन जोवेट के साथ हुआ। उनके ही प्रोत्साहन से ग्रीन का बौद्धिक क्षेत्र में पदार्पण भी हुआ। 1860 में ग्रीन बेलियल में फेलो निर्वाचित हुए और 1866 में ट्यूटर बनाए गए और 1878 तक इसी पद पर वह कार्य करते रहे। इस तरह से सन 1878 में उन्हें ऑक्सफोर्ड में नैतिक दर्शन का प्रोफेसर बनाया गया और इस पद पर रहते हुए उन्होंने अध्ययन कार्य में काफ़ी ख्याति अर्जित कर ली थी। अध्ययन के साथ साथ उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। वे उदार दल के प्रभावशाली सदस्य थे और निर्वाचनों में अपने दल के पक्ष में उन्होंने कई बार प्रभावशाली भाषण भी दिए। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं टी.एच. ग्रीन की, लेकिन उनकी मुख्य रचनाएं लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रिवॉल्यूशन और इसके साथ साथ लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक एथिक्स भी इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। ग्रीन के वैसे तो विचारों के अगर स्रोत हम देखें उनके दार्शनिक विचारों के, तो कुछ महत्वपूर्ण विचार हमारे सामने आते हैं। जैसे यूनानी दर्शन का प्रभाव उन पर पड़ा और ग्रीन के जीवन का अधिकांश काल ऑक्सफोर्ड में अध्ययन अध्यापन में व्यतीत हुआ था। उस युग में ऑक्सफोर्ड में प्लेटो तथा अरस्तु की रचनाओं का अध्ययन विशेष रूप से कराया जाने लगा था। बार्कर के अनुसार प्लेटो तथा अरस्तु की कृतियों का ग्रीन ने गहन अध्ययन किया और वह इन निष्कर्षों पर पहुंचा कि मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। राज्य वास्तव में सद्गुण संपन्न जीवन का स्रोत है। विधि में पवित्र और वासना मुक्त विवेक की अभिव्यक्ति होती है। व्यक्ति को अपना निश्चित कर्तव्य पूर्ण करके सामाजिक उन्नति में योगदान देना चाहिए। इस तरह के विचार या विचारों का प्रभाव ग्रीन पर पड़ा। फिर जैसे रूसो का दर्शन है, उसने भी बहुत ऐसे प्रभावित किया है। यद्यपि ग्रीन के दर्शन में रूसो की क्रांतिकारिता और कल्पनावादिता की झलक कम है, फिर भी रूसो की भांति वह भी व्यक्ति के नैतिक स्वतंत्रता को महत्व देता है। रूसो की भांति ग्रीन ने भी सामान्य इच्छा को राज्य की प्रभुत्व शक्ति माना है। उसने सामान्य इच्छा को सामूहिक हित की सामूहिक चेतना कहा है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक हित होता है, न कि विशेष हित। इसे ग्रीन सार्वजनिक सदिच्छा भी कहता है। रूसो की भांति ग्रीन भी यह मानता है कि सामान्य इच्छा राज्य की एक ऐसी नैतिक चेतना है जिसकी आज्ञा का पालन करके ही व्यक्ति नैतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति कर सकता है। जर्मन आदर्शवाद ग्रीन के राजनीतिक चिंतन पर आदर्शवादी विचारक जैसे कांट, हीगल और फिक्टे का भी प्रभाव झलकता है। कांट की भांति ग्रीन का विश्वास है कि स्वेच्छा ही एकमात्र भलाई है। व्यक्तिक स्वतंत्रता, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के विवेचन में भी ग्रीन हीगल की अपेक्षा कांट के अधिक निकट है। शासन के महत्व, संविधान में सम्राट का स्थान, दंड की तर्कयुक्त संगति आदि पर वह कांट और हीगल से भिन्न है, लेकिन राज्य के गौरव की नैतिक महत्ता पर बल देकर वह हीगल का अनुसरण करता दिखाई देता है। हीगल की भांति ग्रीन भी यह मानता है कि शाश्वत देवी चेतना अथवा विवेक निरंतर अपने अंतिम लक्ष्य पूर्णता की प्राप्ति की दिशा में बढ़ती रहती है। हीगल की भांति ग्रीन भी राज्य को समुदायों या समुदायों का समुदाय अथवा सर्वोच्च समुदाय मानता है और उसका मत है कि राज्य का सदस्य रहकर ही व्यक्ति समुदायों की सदस्यता ग्रहण करता हुआ अपने अधिकारों को प्राप्त करता है। राज्य के विरुद्ध उसके कोई अधिकार नहीं हो सकते। अन्य समुदायों की तुलना में राज्य इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि वही सामान्य इच्छा की पूर्ण अभिव्यक्ति है। स्वतंत्रता के संबंध में भी ग्रीन के विचार हीगल के विचारों से प्रभावित है। ग्रीन भी स्वतंत्रता के विधेयात्मक स्वरूप को मानता है।
फिर जैसे हम नॉन कन्फॉर्मिस्ट की बात करें तो इनके विचारों से भी ग्रीन को प्रेरणा प्राप्त हुई। उनकी राजनीतिक विचारधारा पर इसका स्पष्ट प्रभाव हमें देखने को मिलता है। उन्होंने नैतिकता पर विशेष बल दिया था और शासन से यह मांग की थी कि शराब, जुआ और घुड़दौड़ आदि व्यसनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये लोग भू संपत्ति पर विश्वास नहीं करते थे, किंतु साथ ही व्यक्तिगत पूंजी एकत्र करने के विरोधी भी ये नहीं थे। इन सब विचारों का ग्रीन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा और उसने स्वयं भू संपत्ति का विरोध किया, किंतु व्यक्तिगत संपत्ति प्राप्त करने के सिद्धांत को मान्यता दी। वस्तुतः इंग्लैंड में आदर्शवादी विचारधारा का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ और अंग्रेज आदर्शवाद वास्तव में ऑक्सफोर्ड की देन है। ऑक्सफोर्ड में आदर्शवादी दर्शन के व्यवस्थित विकास के पूर्व ही कॉलरिज और कार्लाइल के माध्यम से जर्मन आदर्शवादी दर्शन का प्रभाव इंग्लैंड की विचारधारा पर पड़ना आरंभ हो चुका था। अंग्रेज आदर्शवादी दार्शनिकों ने जर्मन आदर्शवाद का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और उसके पश्चात स्वयं ग्रीन ने स्वतंत्र कल्पना स्थिर की। यह कल्पना उपयोगितावादियों की व्यक्ति स्वातंत्र्य की कल्पना से भिन्न थी। इन आदर्शवादियों ने राजनीति को ऐसी सामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न करने का साधन माना जिनमें मानव का अधिकतम नैतिक विकास संभव हो सके। इंग्लैंड में डायसी के अनुसार सन 1870 के लगभग विधि निर्माण कार्य में महान परिवर्तन हुआ और यह परिवर्तन था व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के स्थान पर समष्टिवादी प्रवृत्ति का आना। तो वास्तव में उदार दल के सदस्य जो स्वयं बेंथम से प्रभावित बताते थे, इस समष्टिवाद की प्रवृत्ति को व्यावहारिक रूप से प्रोत्साहन दे रहे थे और उन दिनों इंग्लैंड में ऐसे कानून बनाए जा रहे थे जिनके द्वारा मजदूरों के कार्य करने के घंटे निश्चित किए जा रहे थे। कारखानों का भी निरीक्षण किया जा रहा था, शिक्षण संस्थाओं को भी अनुदान दिए जा रहे थे। तो इस तरह से कई कार्य उन दिनों किए जाते थे। तो उदार दल इन कानूनों का समर्थन कर रहा था, परंतु उदार दल का यह कार्य बेंथमवाद के सर्वथा विपरीत पड़ता था। वह हस्तक्षेप नीति का समर्थक था, परंतु तत्कालीन उदार दल अपनी आंखों से इस नीति के दुष्परिणाम देख रहा था। इस नीति के कारण सामान्य जनता अधिकाधिक दरिद्र होती जाती थी और इस प्रकार जब बेंथमवादी उदार दल के लोग ऐसी समष्टिवादी विधियों का समर्थन करने लगे तो व्यक्तिवाद की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। तो उदारवादी दर्शन की ऐसी नवीन व्याख्या करना आवश्यक हो गया जो समष्टिवादी विधियों से मेल खाती हो। तो इस कार्य को थॉमस हिल ने किया और ये कहा जाता था कि उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन ग्रीन ने किया है। ऑक्सफोर्ड के दार्शनिकों की यह विचारधारा एक प्रकार से उपयोगितावाद की अति व्यक्तिवादिता के विरुद्ध विद्रोह थी और इंग्लैंड की व्यक्तिवादी विचारधारा को कांट और हीगल का नैतिक स्वतंत्रता के साथ संबंध कर दिया जाना एक अलग या महत्वपूर्ण सभी के सामने महत्वपूर्ण बात के रूप में रखा गया। तो इस तरह से ग्रीन एक ऐसे विचारक हुए जिन पर कुछ यूनानी दर्शन का प्रभाव देखा जा सकता है, रूसो का प्रभाव भी उसके दर्शन पर हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जैसे जर्मन आदर्शवाद और भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनका प्रभाव टी.एच. ग्रीन के विचारों पर पड़ा और उन्होंने अपने विचार रखे। धन्यवाद।